हेलो एवरीवन। तो हम लोग लास्ट क्लास में सॉल्व एग्जांपल स्टार्ट किए थे और 2 एग्जांपल्स को हम लोग डिटेल में डिस्कशन किए थे। ठीक, तो आज की क्लास में हम लोग 3 एग्जांपल और सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग जो अपना फिफ्थ पॉइंट आने वाला है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम लोग दरअसल में स्टार्ट क्या किए थे कि वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें हम लोग पॉइंट वाइज देखते जा रहे हैं। 4 पॉइंट तक हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग 5वां 6वां 7वां 8वां ऐसे करके पॉइंट वाइज देखने से थोड़ा सा आपको समझने में आसानी होगा, क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट है उससे जस्ट सेकंड वाला फर्स्ट से रिलेटेड है, फिर थर्ड वाला फर्स्ट सेकंड से रिलेटेड, इस टाइप से इनमें रिलेशन एक है। तो ये सिंपल सा चीज़ें था। बाकी ये सब चीज़ें आप नॉर्मली वैसे भी समझ सकते हैं, लेकिन हम इसलिए बता दे रहे हैं कि आप क्वेश्चन में अप्लाई कर सकें इसको डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ हम लोग ये नोट पॉइंट लिखाए थे कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का मतलब क्या होता है, Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल। इस पे हम बार बार जोड़ दिए थे। फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग को आगे मिल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। और ये चीज़ हम बताया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे मूव करते हैं। आज लोग थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कुछ लोगों से बन क्या होगा, कुछ लोगों से नहीं बना होगा। तो हम लोग इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो एक तो नॉर्मल मेथड आपको हम बताएंगे, दूसरा मेथड एक थोड़ा सा एडवांस मेथड होगा, या जो हम लोग को प्रॉपर्टीज़ पता है, जो हम लोग को चीज़ें पता हैं, उसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक मेथड तो नॉर्मल मेथड है कि आप सिंपली फार्मूले में पुट कर दीजिए, आंसर निकाल लीजिए ना, तो वो अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। और सॉल्यूशन के लिए तो है, फर्स्ट मेथड देखेंगे उसे सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हम लोग कुछ और मेथड को भी एक्सप्लोर करेंगे कि जिससे हम लोग का कॉन्सेप्चुअल कमांड बढ़ सके। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेथड को यहाँ पे देखने वाले। एक पहला मेथड हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए, एक मेथड 1 करके सिंपल सी बात। देखिए आपको क्या दिया गया, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस, तीनों का मॉडुलस एक लेंथ यल है, और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का मॉडुलस 0 है। और हमको पूछ रहा है Z1 और Z2 के बीच का एंगल क्या है। इसका मतलब यही होता है Z1 और Z2 के बीच का एंगल। अब थोड़ा आप समझने का ट्राई कीजिए कि अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का जो मॉडुलस ये 0 है, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को ही 0 होना पड़ेगा। नहीं समझ में आया? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस 0 है, यानी कि ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस 0 है, तो उसको 0 ही होना पड़ेगा। ठीक है, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसकी वैल्यू क्या है, 0। इतना पॉइंट आपको समझ में आया? अब इसका मतलब यही है कि आपके पास Z1 कुछ भी रहा हो, हमको पता नहीं क्या है, Z2 भी हमको कुछ नहीं पता है, Z3 भी हमको नहीं पता है, लेकिन हमको ये पता है कि तीनों का मॉडुलस सेम है और वो यल के बराबर है, और तीनों का समेसन ये। अब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0, इसका मतलब ये इसका एक वेक्टोरियल समेसन टाइप का है। नहीं समझ में आया आपको? समझ में आ रहा होगा ना। Z1 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, Z3 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म का होगा, ये भी x प्लस आयोटा वाई, के भी x प्लस आयोटा वाई। जब आप इनको जोड़ेंगे तो कुल मिला के इसका रियल पार्ट भी 0 आने वाला है और इमेजनरी पार्ट भी 0 आने वाला है। ये चीज़ आपको समझनी है। तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 है, तो इसका एडिशन तीनों का 0 हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको याद हो कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है, इसका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, तो उस टाइप का अगर कुछ बना लें। देखिए आपको क्लिक करना चाहिए सब चीज़ें। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और आपको एक फार्मूला पता होगा कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है, उसमें एक जगह पे थीटा आता है, वही थीटा होता है Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल। हम लोग से पूछा क्या गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। ठीक है, यानी कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल चाहिए। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं ना, ऐसे लिख सकते हैं क्या, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू माइनस Z3। इसमें कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल सही चीज़ है, आप ऐसा लिख सकते हैं। अब Z1 प्लस Z2 अगर माइनस Z3 के बराबर है, आप दोनों साइड मॉडुलस ले लीजिए। कोई दिक्कत होगा इसमें? नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस ये किसके बराबर आएगा, माइनस Z3 के मॉडुलस के। अब जो माइनस Z3 का मॉडुलस होगा वही हमारे Z3 के मॉडुलस के बराबर होगा। माइनस का मतलब क्या होता है, जस्ट अपोजिट कर देना, और जस्ट अपोजिट हो जाएगा तो भी मॉडुलस तो सेम ही रहेगा। ये आप ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए -1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और Z3 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या होता है Z1 इंटू Z2 पूरे का जो मॉडुलस होता है क्या होता है, Z1 का मॉडुलस इंटू Z2 का मॉडुलस, यानी -1 का मॉडुलस इंटू Z3 का मॉडुलस। तो बात तो वही पड़ेगा, Z3 का ही मॉडुलस हो जाएगा। ये क्या है,
Z3 के मॉडुलस के बराबर है, और Z3 का मॉडुलस क्या है, यल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या होता है, Z1 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस Z2 के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स Z1 का मॉडुलस Z2 का मॉडुलस कॉस ऑफ थीटा। यही जो थीटा है ना, यही आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पॉइंट Z2 का मॉडुलस है। थीटा का मतलब क्या है, Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल। तो इस फॉर्मूले में जो थीटा है यही है, उसी चीज़ को हम एक नए फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में, कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पॉइंट Z2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पॉइंट Z2 जो है, ये Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल है। और थीटा हम लोग वेक्टर के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो इस थीटा की वैल्यू ही हमको निकालनी है। तो नॉर्मली हम ये पुट कर दिए, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस पुट कर दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। ये किसके बराबर आ गया, एल के। अब Z1 का जो मॉडुलस है वो यल है, तो ये भी हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2l स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब दोनों साइड स्क्वायर करा दीजिए, तो इधर क्या मिलेगा आपको, एल स्क्वायर मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। ये क्या है, 2l स्क्वायर, इधर जाएगा तो माइनस का एल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2l स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये 2l स्क्वायर यानी कि माइनस का एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि कॉस ऑफ थीटा क्या है, माइनस का 1/2। अब कॉस ऑफ थीटा अगर -1/2 तो क्या हो जाएगा, थीटा को 120 डिग्री होना पड़ेगा, क्योंकि कॉस ऑफ 120 डिग्री क्या होता है, माइनस का 1/2। कैसे लिख सकते हैं आप, कॉस ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कॉस ऑफ 90 प्लस 30 क्या होता है, माइनस का साइन 30, यानी कि माइनस का 1/2। सिंपल सी बात है। तो थीटा इसका क्या हो जाएगा, 120 डिग्री। तो इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ये चीज़ आपको क्लियरली समझ में आ रहा है ना। एक बार हम फिर रिपीट कर देते हैं कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है। आपको Z1 और Z2 के बीच का एंगल चाहिए। हम लोग को एक फार्मूला पता होता है कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉडुलस होता है वो इस टाइप से इसका फार्मूला होता है, ठीक है। तो इस फार्मूले में जो थीटा आता है ना, वही पूछा जा रहा है हम लोगों से। इसका मतलब हम लोग को Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल चाहिए। वही थीटा हम लोग अगर निकाल लेंगे तो हमको ये रिजल्ट ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि यही जो एक फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर की टर्म में। अगर हम लोग को किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का एंगल देखना है तो हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये क्यों करते हैं, इसके लिए आपको पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा, पिछला नहीं, पिछले के पिछला लेक्चर देखना पड़ेगा। उसमें हम डिस्कशन किए हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो आज ये आपको समझ में आना चाहिए, थीटा क्या आ गया, 120 डिग्री आ गया। तो थीटा हमारा क्या है, 120 डिग्री। अगर थीटा हमारा 120 डिग्री हो गया तो यही हमारा क्या है, यही हमारा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 पॉइंट Z2 का मॉडुलस है। कोई दिक्कत आपको इसमें होना नहीं चाहिए। यहाँ तक कोई समस्या है। अब हम लोग एक मेथड इसमें और देखेंगे कि जो थोड़ा सा अच्छा मेथड माना जाएगा। मेथड ये भी ठीक है, इससे भी आंसर आएगा। दूसरा मेथड देखेंगे, उससे भी आंसर आएगा। लेकिन आपका जो अप्रोच है दूसरे मेथड से, आप नया कॉन्सेप्ट सीखिए। अगर 3 मेथड देख रहे हैं तो जो बाकी के 2 मेथड हैं उससे आप कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, इसीलिए बताया जाएगा, ठीक है। पहला मेथड तो नॉर्मल मेथड है, फार्मूले का मेथड। इसमें आप कहीं कुछ सोच नहीं रहे हैं, किसी जगह कुछ सोचा गया क्या, सिंपली फार्मूले पुट कर दिया गया और आंसर हमको मिल गया। लेकिन मैथ फार्मूले से भी बियॉन्ड होता है, ठीक है। हमेशा फार्मूले पे ही नहीं चले जा सकता मैथ में। तो मैथ में कभी कभी आपको दिमाग भी लगा के सॉल्व करना पड़ सकता है। तो जो दिमाग लगा के सॉल्व करने वाला तरीका है, अप्रोच है ना, ये ज़्यादा काम देगा आपको, ठीक है। फार्मूले वाला तो आपको कभी कभी धोखा भी दे देगा ना। तो अभी के लिए आप समझिए, सिंपल सा तरीका भी आप अपना सकते हैं। एक दूसरा अप्रोच भी हम देखेंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व करते हैं अभी। तो इस मेथड को हम लोग देखते हैं। दूसरा मेथड है, आंसर तो इससे भी आने वाला है, आंसर पहले आ ही चुका है, लेकिन यहाँ से कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। देखिए आपको क्या दिया गया, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। ये चीज़ आपको 0 पहले से क्वेश्चन में दी गई है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, Z1 प्लस Z2 को आप माइनस Z3 लिख सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग पिछले मेथड में ही सॉल्व किए थे। इसके बाद हम लोग क्या लिए, दोनों साइड में मॉडुलस ले लिए और डायरेक्टली फॉर्मूले पुट करके आंसर लिखा। लेकिन हम लोग अब जो दूसरा मेथड देखना चाहते हैं, इसमें कुछ नया सीखने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब समझिए, वहाँ पे मॉडुलस हम लोग ले लिए, डायरेक्टली फॉर्मूले पुट के आंसर निकल आया। यहाँ पे लोग मॉडुलस नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा सोच रहे हैं क्या, कि इसका मतलब क्या है, Z1 प्लस Z2 का मतलब है Z1 और Z2 का एक वेक्टर एडिशन हुआ होगा, क्योंकि Z1 अपने आप में एक वेक्टर है, Z2 भी अपने आप में एक वेक्टर है। अब 2 वेक्टर का एडिशन हुआ है और ये किसके बराबर है, माइनस के Z3 के बराबर है। आप समझने का प्रयास करिए, हम आपको समझाते हैं कि एक Z1 वेक्टर है
कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा एक वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। Z2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर के जैसा ही और वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों ही Z1 प्लस Z2 करने का मतलब है कि Z1 और Z2 का हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, और ये किसके बराबर मिल रहा है? माइनस के Z3 के बराबर मिल रहा है। आपको समझिए ध्यान से। मान लीजिए कि एक Z1 ये है, ठीक है। तो जितना आप ग्राफिकली समझेंगे क्वेश्चन को उतना आपको फील आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पे था, हम लोग ग्राफ कुछ बनाए ही नहीं ना, नॉर्मली हम लोग फॉर्मूले पुट किया, आंसर मिल गया। तो लेकिन ये गुड थिंग नहीं है। एक हम गुड थिंग उसको बोलेंगे जिसमें आप ग्राफिकली सॉल्व करके क्वेश्चन को आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। आपको एक Z1 दिया गया, मान लीजिए एक Z2 ये है, ये आपके पास Z2 है, कोई दिक्कत नहीं। अब Z1 प्लस Z2 करने का मतलब क्या है? हम Z1 और Z2 का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं। तो इतना आपको पता ही होगा कि अगर Z1 प्लस Z, ये पैरेललोग्राम लॉ के हिसाब से Z1 प्लस Z2 का जो समेशन आएगा इनके बीच से ही जाएगा। अब चूंकि Z1 का भी मॉडुलस और Z2 का भी मॉडुलस दोनों का सेम होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये इनके बीच से ही जाने वाला है और ये Z1 प्लस Z2 एडिशन हो जाएगा। इतना तो आपको पता होगा, इतना आपको समझ में भी आ रहा होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। Z1 भी एक वेक्टर है, Z2 भी एक वेक्टर है, दो वेक्टर का एडिशन करना, ये पैरेललोग्राम लॉ तो आपको पता ही होगा। एक ट्रायंगल लॉ होता है वेक्टर एडिशन का, एक पैरेललोग्राम लॉ होता है। इन दोनों लॉ को हम लोग डिस्कशन बहुत अच्छे से किए हुए हैं। आप उन लेक्चर को भी देख सकते हैं, थोड़ा पीछे में जाएंगे आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, तो उसको अगर आप देख लेंगे क्लियरली समझ में आ जाएगा। और बहुत लोगों को आप पहले से ही पता होगा ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ होता क्या। अब ये पैरेललोग्राम लॉ का मतलब क्या है कि अगर हम दो साइड को किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी एक पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उनका जो सम आता है उसके डायगोनल के बराबर आता है। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, तो वही पैरेललोग्राम लॉ है। मतलब कि अब जो इन दोनों से जो एक पैरेललोग्राम बन रहा होगा, Z2 को पैरेलली में शिफ्ट करिए, यहाँ पे रखिए, Z1 को पैरेलली में शिफ्ट करिए, यहाँ पे रखिए, तो एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वही Z1 प्लस Z2 होगा। ये वाला Z1 प्लस Z2 है और जो ये वाला होगा वो Z2 माइनस क्या होगा, ये Z1 माइनस Z2 हो जाएगा। सब सिंपल सी बात है ना, ठीक है। ये वाला आप देखेंगे Z1 माइनस Z2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक आप समझिए Z1 प्लस Z2, ये समझ में आया कि नहीं आपको? कुछ में कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए, सिंपल सा है। यानी कि Z1 और Z2 का जो आप वेक्टर एडिशन करें हैं वो Z1 प्लस Z2 मिला है। अब ये किसके बराबर है? माइनस के Z3 के बराबर है। मतलब समझिए आप, इसके माइनस के Z3 बराबर होने का मतलब है Z1 प्लस Z2 क्या है? माइनस का Z3 है, तो Z3 को जस्ट इसके अपोजिट होना ही पड़ेगा। नहीं समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया? हम फिर से रिपीट करते हैं कि Z1 प्लस Z2 क्या है? माइनस का Z3 है। तो Z3 ये रहा होगा, तभी तो इसका माइनस जस्ट अपोजिट हुआ इसके, ठीक है। तो ये Z3 हमारा रहा होगा। अब इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर से समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा एक और चीज़ को समझने का प्रयास करिए कि दरअसल में कि जो Z1 है उसका मॉडुलस, जो Z2 है उसका मॉडुलस, देखिए मैं लिखते हैं, Z1 का भी मॉडुलस L है, Z2 का भी मॉडुलस L है, Z3 का भी मॉडुलस L है। अब एक चीज़ अगर आपको पता हो, हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, लास्ट क्लास में, कि अगर दो वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो उनके रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी उसी के बराबर होता है, उन्हीं वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। जैसे इसका लेंथ L है, इसका लेंथ L, अगर इनके बीच 120 डिग्री एंगल होगा तो जो इनका रिजल्टेंट आएगा उसका भी मैग्नीट्यूड L ही होगा और जस्ट इनके बीच से जाएगा, यानी कि 60 डिग्री इस वेक्टर से, 60 डिग्री इस वेक्टर से, ठीक है। जिसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। समझ में आएगी नहीं? तो अब समझिए कि अगर Z1 प्लस Z2 करने पे, यानी Z1 Z2 का वेक्टर एडिशन करने पे माइनस के Z3 के बराबर मिल रहा है, ये माइनस का Z3 है, इसका मतलब यही है कि Z3 ये रहा होगा, तभी तो इसका अपोजिट माइनस Z3 हुआ है। ये तो आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। तो अगर ये Z3 है, माइनस का Z3 हो गया। अब Z1 और Z2 का जो एडिशन है वो माइनस Z3 के बराबर है, सो ठीक है। लेकिन Z1 प्लस Z2 करने पर जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो भी किसके बराबर आ रहा है? Z3 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ रहा है। इतना आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि Z1 प्लस Z2 अगर माइनस Z3 के बराबर है तो Z1 प्लस Z2 का
मॉडुलस माइनस Z3 के मॉडुलस के बराबर होना ही पड़ेगा। यानी कि अगर ये लेंथ यल है तो इस लेंथ को भी यल होना ही पड़ेगा। तो जो ये वाली लेंथ है इसको भी आपको यल करना ही पड़ेगा। अब इसको यल करने के लिए हमको Z1 और Z2 के बीच का एंगल 120 डिग्री ही लेना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया। तो इस एंगल को हमको 120 डिग्री लेना ही पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट क्लास में बता भी चुके हैं कि आप इसको नोट करिएगा। फिर से हम रिपीट करते हैं, अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री है तो जिसका रिजल्टेंट आने वाला है उसका भी मैग्नीट्यूड उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ठीक है, अब इतना तो डिस्कशन हम लोग कर भी चुके हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअल मेथड हो गया। आपको सिंपली Z1 पर Z2 माइनस Z3 के बराबर मिला। इसका मतलब Z1 और Z2 का वेक्टर एडिशन हम कराए हैं तो ये माइनस के Z3 के बराबर मिला है। यानी कि Z3 जस्ट इसके अपोजिट रहा होगा। अगर जस्ट अपोजिट रहा होगा तो सिंपल सा समझिए कि जब Z1 प्लस Z2 का वेक्टर एडिशन हुआ, एक वेक्टर ये आया और एक वेक्टर आया, तो इनका जब आप Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 करेंगे, जब इनका एडिशन आप करेंगे तो 0 मिल जाएगा। सिंपल सी बात है, इसमें से कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। जो इनके बीच का एंगल आ गया यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 का इसमें मॉड लगा दिया गया। मॉड किस लिए लगाया गया हम एक बार फिर से आपको समझा देते हैं, लास्ट क्लास में समझाए हुए हैं बल्कि, कि इसलिए क्योंकि हमको ये नहीं पता है कि Z1 पहले आ रहा है Z2 पहले आ रहा है। अगर ये Z1 यहाँ पे आ रहा होता तो कुछ केस और बनता है, या 120 डिग्री माइनस का 120 डिग्री वाला केस भी बन सकता था, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है। हम लोग को रैंडमली क्वेश्चन दिया गया और Z1 कहाँ है Z2 कहाँ है हमको कुछ आइडिया नहीं है, तो इसलिए हम लोग मॉडुलस लगा देते हैं सेफ जोन रहने के लिए। डायरेक्टली 120 डिग्री आप लिख दीजिए। और इसके पहले जो हम लोग डिस्कशन किए हुए हैं इस जगह पे, इस चीज़ को आप देखिए, इस जगह पर जो डिस्कशन हुआ है उसमें Z से फाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलने के बाद हमको Z1 मिल रहा था। तो इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते थे ना। तो ये अपने आप में एक मेथड, गुड मेथड है। इस लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये अच्छा टॉपिक माना जाएगा। इससे इसका यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करके आगे आपको दिखाएंगे। आप नॉर्मल मेथड से सॉल्व करेंगे, आपको डिफिकल्टी फेस होगा, आपको टाइम लगेगा। इस मेथड से आपको तुरंत आंसर मिलेगा। ये हम करके देखने वाले हैं। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। ये सेकंड जो कॉन्सेप्चुअल मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये दो मेथड सफिशिएंट है, दो मेथड बहुत है। इसमें और बहुत ज़्यादा कुछ निकाल नहीं सकते हैं, जितना निकालना था निकाल लिया गया। पहले में डायरेक्टली आप फार्मूला पुट करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिए, कोई ग्राफिकल अप्रोच नहीं है इसमें। आप क्या करिए, उसका ग्राफ बनाने का ट्राई कीजिए कि क्या कर सकते हैं। Z1 और Z2 का वेक्टर एडिशन माइनस Z3 के बराबर है, तो वही वेक्टर एडिशन करके हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के दिमाग पे जोर डाल के समझ लिए। ठीक है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर आप लोग उसको ट्राई कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और इसको ट्राई कीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर है और Z1 को दे रखा है 3 माइनस 4 आयोटा और Z2 का मॉडुलस दे रखा है। हमसे पूछ रखा है कि Z2 होगा क्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए हम स्टार लगा रखे हैं। आप लोग भी स्टार लगा लीजिएगा। तो इसको हम लोग 3 मेथड से सॉल्व करेंगे, 3 मेथड से। जो थर्ड मेथड होगा वो एक गुड अप्रोच माना जाएगा, क्योंकि उसका डिस्कशन हम लोग पिछली की 2 क्लास पहले हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हम लोग स्टार्ट किए थे कि किसी एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखना, जबकि एक कॉम्प्लेक्स नंबर से फाई एंगल के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आता है ना। तो ये डिस्कशन हम लोग किए, तो उसका यूज करके हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, और मुश्किल से 3 लाइन में आंसर आ जाएगा, 3 लाइन 4 लाइन में। और 2 अप्रोच और बताएंगे। 2 अप्रोच और होगी। एक नॉर्मल अप्रोच है जिसमें आपको कुछ सोचना नहीं है, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देनी है और कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट अप्रोच आप ध्यान से देखिए। आप लोगों ने ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को ना। देखिए हम लोग को दिया क्या गया, Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर है। अब इतना देखने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आना चाहिए। हाँ, तो ये समझ में, अगर आप लोग को याद होगा पिछले की क्लास में जो दूसरा नंबर का क्वेश्चन था उसमें क्या था, अगर ये केस सेटिस्फाई होता है कि Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर है, तो Z1 और Z2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ये डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं। लेकिन खैर अगर आपको ये भी नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं। आपको Z1 दे रखा है, Z2 हमसे पूछा गया, तो आप क्या करिए, लेट Z2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप Z2 के एक्स प्लस आयोटा वाई मान लीजिए और डायरेक्टली पुट करा दीजिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सा प्रोसीजर है। इसको एक एवरेज स्टूडेंट, एक नॉर्मल स्टूडेंट भी लगा सकता है, लेकिन आगे की जो हम लोग अप्रोच देखेंगे उसको अभी स्मार्ट स्टूडेंट अप्लाई करेगा और उससे कुछ नई चीज़ें सीखेगा भी।
सिंपली आप Z2 को x प्लस आयोटा वाई पुट करिए। Z1 आपको ऑलरेडी दे रखा है तो आप Z1 को पुट करिए 3 प्लस 4 आयोटा, सॉरी 3 माइनस 4 आयोटा है ना, 3 माइनस 4 आयोटा प्लस x प्लस आयोटा वाई, ये किसके बराबर है, 3 माइनस 4 आयोटा माइनस का x प्लस आयोटा वाई, इस मॉडुलस के बराबर है। सिंपली सॉल्व करा दीजिए इसको। क्या लिखा हुआ, 3 प्लस एक्स प्लस आयोटा टाइम्स वाई माइनस 4, इसका मॉडुलस किसके बराबर है, 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स माइनस का आयोटा टाइम्स वाई प्लस 4। कोई दिक्कत नहीं, अब इसको आसानी से लिख सकते हैं ना, बस हम रीअरेंज कर दिए उसको, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। ठीक है, अब मॉडुलस लिखना है तो सिंपली आप मॉडुलस आसानी से लिख सकते हैं। क्या, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, इसका आएगा अंडर रूट, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 प्लस एक्स के होल स्क्वायर के प्लस वाई प्लस 4 के होल स्क्वायर के। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपली कैलकुलेशन है, पहला मेथड कैलकुलेशन का है, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं लगा रहे हैं हम, सिंपल Z2 को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दे रहे हैं और Z1 हमको ऑलरेडी दे रखा है और Z2 का मॉडुलस हमसे Z2 का मॉडुलस भी हमको दे रखा है। हमसे पूछा क्या गया Z2 क्या होगा, तो डायरेक्टली आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, x प्लस आयोटा वाई आप मान रहे हैं तो ये तरीका आप अपना सही, दोनों साइड स्क्वायर करा दीजिए, दोनों साइड स्क्वायर कराएंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये तो होगा। अब ये क्या बचेगा आपका, 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 3 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है ना, माइनस का 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा y प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं होना चाहिए। अब ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, 3 प्लस एक्स प्लस 3 माइनस एक्स इंटू 3 प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू y प्लस 4 प्लस वाई माइनस 4 इंटू वाई प्लस 4 माइनस वाई प्लस 4। सिंपली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिए। तो आप नॉर्मली स्क्वायर को ओपन करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आप इसको ओपन कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, यहाँ भी इस जगह पे भी आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 9 आता है, तो वो तरीका भी आप अपना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इससे थोड़ा सा आपको आसानी हो गया कि आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लगा दिए ना, यहाँ पे एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, यहाँ पे y से y कैंसिल आउट होगा। देखिए क्या मिल जाएगा, 3 3 6 और 2x यानी कि 12x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2y इंटू 8 यानी कि 16y यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 4y। ठीक है, एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। हम लोग क्या मान के चले हैं कि Z2 जो है वो x प्लस आयोटा वाई है और Z2 का मॉडुलस भी हमको दे रखा है 2 है, एक रिलेशन हमको यहाँ से मिल गया है। तो एक तरीका आप ये भी अपना सकते हैं, क्या, Z2 का मॉडुलस क्या है, 2 है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट हमको क्या दे रखा है 2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो ये आपके पास दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, यही दोनों इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है, इनको सॉल्व करके आप एक्स और वाई का मान निकाल लीजिए, आपको Z2 मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, ये पहला मेथड है, सिंपली पुटिंग मेथड है। आप Z2 को x प्लस आयोटा वाई पुट कर दीजिए, नॉर्मल प्रोसीजर से सॉल्व कर दीजिए। तो ये मेथड भी है, मेथड अच्छा मेथड है, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन हम लोग और जो मेथड देखेंगे वो इससे भी बेटर मेथड होंगे। ठीक है, सिंपली सॉल्व करा दीजिए, y को यहाँ पे पुट कर दीजिए, x को y की टर्म में पुट कर दीजिए या y को x की टर्म में पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर मान लीजिए, y को आप यहाँ से 3x/4 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y का स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल्स टू 4। तो क्या हो जाएगा, 25x स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है, 64, कोई दिक्कत नहीं। तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64/25 यानी कि x क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 8/5, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप x निकाल लिए हैं तो इससे y भी आप निकाल सकते हैं। अगर x हमारा क्या हो जाएगा 8/5 तो y क्या हो जाएगा, सिंपली x में आप 8/5 पुट कर दीजिए, यानी कि 24/5 इज इक्वल्स टू 4y, तो y क्या हो जाएगा 6/5, कोई दिक्कत नहीं। तो एक कॉम्बिनेशन ये आपको मिल गया। अगर आप x को माइनस का 8/5 पुट करेंगे तो यहाँ पे माइनस 8/5 पुट करिए, माइनस का 24/5, 4 से कटेगा माइनस का 6/5, तो y क्या हो जाएगा माइनस का 6/5, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
तो आपको क्या निकालना था, दरअसल में एक्स और वाई की वैल्यू ही निकालनी थी। तो आप आंसर आसानी से लिख सकते हैं। जेड क्या था, जेड2 को हम माने थे एक्स प्लस आयोटा वाई, तो जेड2 ही एक्स प्लस आयोटा वाई यानी 8/5 प्लस आयोटा 6/5, एक आंसर हो जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा, माइनस का 8/5 माइनस आयोटा 6/5, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो पहला मेथड आपको समझ में आना चाहिए, बहुत ही बेसिक सा मेथड है, इसमें कुछ भी नहीं किए हैं। हमको जेड1 दिया गया, जेड2 को हम एक्स प्लस आयोटा वाई मान लेते हैं, सॉल्व करा के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। हम लोग और मेथड देखते हैं, इससे बेटर मेथड आपको दिखाते हैं हम सॉल्व करके। देखिए एक मेथड और है जो कि इसी के जैसा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे आपको थोड़ा एक कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रेट लाइन का मजबूत हो जाएगा। आपको स्ट्रेट लाइन का अगर वो कॉन्सेप्ट पता होगा तो उससे भी रिलेट करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड, ठीक है, दूसरा मेथड हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए इसका डायग्राम हम लोगों ने बना दिया है। सिंपल से आप समझने का प्रयास करिए कि जो हम पहले मेथड के पहले बोल रहे थे कि सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में क्या बोले कि अगर Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर हो तो Z1 एंड Z2 के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये डिस्कशन का पार्ट रह भी चुका है, आप नॉर्मल प्रूफ भी कर सकते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर से आप दोनों साइड में Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस का फॉर्मूला लगाइए, फिर Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस का फॉर्मूला लगाइए, आप सॉल्व करा के उनके बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उनके बीच का जो एंगल हमको मिलता है वो 90 डिग्री मिलता है। तो अब आपको Z1 दिया गया तो आप थोड़ा ग्राफिकल अप्रोच पे मूव करिए। ये दूसरा अप्रोच गुड अप्रोच है, इसमें आप ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करा सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। एक्चुअल में जो दूसरा मेथड है वो पहले मेथड की कैलकुलेशन से मैच करेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप कहीं कोई ग्राफ नहीं बनाए थे, आप नॉर्मली Z2 की जगह पे एक्स प्लस आयोटा वाई पुट कर दिए थे, आप सॉल्व करा लिए थे। लेकिन यहाँ पे हम ग्राफ से सोचना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एक्चुअल में, सिचुएशन क्या है। कि हम Z1 को बना दिए, Z1 क्या है एक्स प्लस आयोटा वाई, सॉरी 3 माइनस 4 आयोटा। आपको Z2 निकालना है कि Z2 कहाँ है, हमको ये नहीं पता, लेकिन हम इतना जानते हैं कि Z1 प्लस Z2 के मॉडुलस को Z1 माइनस Z2 के मॉडुलस के बराबर होने पर Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। इतना चीज़ हमको पता, ठीक है। अब अगर Z1 ये है तो Z2 इससे 90 डिग्री के डिफरेंस पे होगा, इतना तो हम समझ सकते हैं, ठीक है। तो अब इससे 90 डिग्री कहाँ कहाँ पे हो सकता है, मान लीजिए इससे 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा सकता है, इससे 90 डिग्री फोर्थ क्वाड्रेंट में जा सकता है। अब उनका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो Z2 का मान क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो Z2 का मान क्या होगा, है ना। तो लेकिन हम एक चीज़ समझ गए हैं कि Z1 से 90 डिग्री पे ही Z2 होगा, इतना चीज़ आपको पता है। अब थोड़ा सा आप मूव कर जाइए स्ट्रेट लाइन पे, समझिए थोड़ा जो कॉन्सेप्ट हम बताना चाहते हैं कि अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, इससे 90 डिग्री पे अगर आपको कोई दूसरा स्ट्रेट लाइन लिखना है तो आप कैसे लिखते हैं, उसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। स्लोप आप एक बार इस स्ट्रेट लाइन को ध्यान से देखिए, ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है। देखिए जिसको स्ट्रेट लाइन अच्छे से पता होगा ना वो इसको आसानी से समझ लेगा कि जो ये स्ट्रेट लाइन हम रेड कलर से बना रखे हैं इसका स्लोप कितना होगा। ये अगर आप ये निकाल लेते हैं तो आपका थोड़ा सा काम आसान होगा। इसका स्लोप कितना है, ध्यान से समझिए, इसका स्लोप क्या है। सिंपल से समझिए कि 3 ये वाली लेंथ है और 4 ये वाली लेंथ है, तो स्लोप कितना होगा, माइनस का 4/3, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए हम आपको समझाते हैं। 3 माइनस 4 आउट है ना, तो 3 ये लेंथ है और 4 ये लेंथ है, 4 नेगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में गए हैं, तो इसका स्लोप कितना होगा। स्लोप क्या होता है, जस्ट 4/3, इस वाले एंगल की हम बात करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव में जा रहा है एंगल, इस जस्ट अपोजिट साइड में हम जा रहे हैं कि क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4/3 इसका स्लोप हो जाएगा। स्लोप निकालना आपको पता होगा तो आप आसानी से समझ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। तो जो ये लाइन, जो Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर जिस लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है उसका स्लोप कितना है, माइनस का 4/3। आप समझिए कि जो Z1 है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इससे 90 डिग्री पे हमारा दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर आने वाला है जो कि Z2 होगा। उसका मॉडुलस हमको पता है लेकिन उसकी एग्जैक्ट वैल्यू हमको नहीं पता। अब हम कैसे निकाल सकते हैं, हम ये अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। हमको Z1 से 90 डिग्री पे हमको Z2 मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम Z1 जानते हैं, इससे 90 डिग्री हमको Z2 मिलेगा। अब इससे 90 डिग्री चलने के लिए क्या कर सकते हैं, ये जिस स्ट्रेट लाइन पे है इसका स्लोप माइनस का 4/3 है, तो
इस स्ट्रेट लाइन के 90 डिग्री पे एक दूसरी स्ट्रेट लाइन होगी, उसी पर ही Z2 लाई करेगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं हम जो बोल रहे हैं? फिर से हम रिपीट करते हैं कि जिस स्ट्रेट लाइन पर हमारा Z1 लाई कर रहा है उसका स्लोप है -4/3। तो अगर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करें तो उस लाइन पर अगर कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का 90 डिग्री कोण बन जाएगा। समझिए एक बार, फिर से आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाते हैं। मान लीजिए ये लाइन है जो कि उस लाइन के 90 डिग्री एंगल पे है, ठीक है। मान लीजिए कि इस वाली लाइन और इस वाली लाइन के बीच में क्या एंगल है, 90 डिग्री है। ये एंगल हमारा क्या है, 90 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों लाइन के बीच का एंगल हम देखना चाहते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। अब समझिए, अगर ये 90 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा। अब समझिए कि Z1 से 90 डिग्री के बाद हमारा Z2 आने वाला है, तो जो Z2 हमारा आएगा वो इससे या तो यहाँ पे कहीं आ जाएगा या तो इससे यहाँ पे कहीं आ जाएगा। तो हमारा Z2 क्या हो सकता है, या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे होगा तो एक वेक्टर ये बनाएगा, अगर वहाँ पे होगा तो एक वेक्टर ये बनाएगा। हमको पता है कि Z2 का मॉड्यूलस 2 है, हमको उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है कि x + i के फॉर्म में किस टाइप का होगा, लेकिन हम उसका मॉड्यूलस जानते हैं, यानी उसकी लेंथ को हमको पता, हम लेंथ उसकी हम जानते हैं 2 है, उसकी लेंथ जानते हैं 2। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा ना कि अब -4/3 इस लाइन का स्लोप था, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अब इससे जस्ट 90 डिग्री पे जो एक स्ट्रेट लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, हम क्या किए हैं, स्ट्रेट लाइन है, इसका -4/3 स्लोप है, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, किसी लाइन के परपेंडिकुलर अगर आपको स्लोप देखना है तो क्या हो जाता है, जस्ट हम -1/m कर देते हैं। इसका -4/3 है, तो ये जो स्ट्रेट लाइन जिसको आता है वो आसानी से समझ सकता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना है, 3/4 हो जाएगा, क्योंकि इसका -4/3 तो इसका 3/4। चूँकि देखिए दो स्ट्रेट लाइन अगर परपेंडिकुलर है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम इंट्रोड्यूस किए हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब बिना उसको यूज किए भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से एक नई चीज़ आपको सीखने को मिल रही है कि स्लोप इसका 3/4 है। आपको पता होगा कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो हमारे स्लोप होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो -1 आता है। अगर इसका -4/3 है तो इसको 3/4 होना ही पड़ेगा, तभी इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। अब इसका स्लोप 3/4 है, तो अगर इसका स्लोप 3/4 है तो ये y = mx टाइप का लाइन है, चूँकि सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो क्या है ये y = इस टाइप का लाइन है 3x/4, क्योंकि y = mx टाइप का होगा, चूँकि m इसका 3/4 है। अब थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि अब वो कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हमारा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा, कुछ भी हो सकता है ना। वो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा या तो यहाँ पे होगा या तो यहाँ पे होगा। मान लीजिए h, k है उस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट, मतलब उसका जो h + k आउटा टाइप का होगा। हमको h और k की वैल्यू नहीं पता है, हम एज्यूम कर लिए, मान लीजिए यहाँ पे हो तो भी h, k, यहाँ पे h, k मान के अगर हम h और k की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमको ये दोनों पॉइंट मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब h, k अगर है तो इसका मॉड्यूलस हमको पता है 2 है, यानी कि h² + k², इसका अंडर रूट क्या है, 2 है। और ये h, k इस लाइन पर भी लाई करेगा तो इसको भी संतुष्ट करेगा, यानी कि k = 3h/4। तो इसके बाद ये नॉर्मल तरीका हो गया, जो यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए ना, यही तरीका हो गया आपका। 4k = 3h, वही है 3x = 4y, और ये h² + k² का अंडर रूट = 2, वही x² + y² का अंडर रूट = 2। लेकिन जो सोचने का नज़रिया है, देखने का तरीका है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है ना। यहाँ पे कुछ अलग है, यहाँ पे कुछ अलग है, इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। दरअसल में इसके बाद कैलकुलेशन सेम ही करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको एक ग्राफ नहीं बनाते, आप सिंपल x + i पुट करके सॉल्व कर लिए। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा, थोड़ा सा इमेजिनेशन पे आप गए हैं कि जो जिस लाइन पर Z1 है उसके अपोजिट अगर एक लाइन हम इमेजिन कर लें, उसकी स्लोप क्या होगी, 3/4। अगर उसका स्लोप 3/4 होगा तो उस पर कोई भी पॉइंट लाई करेगा तो सेटिस्फाई करेगा उसकी इक्वेशन को। अगर 3/4 है तो उसका इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, y = 3x/4, y = mx टाइप का इक्वेशन होगा उसका, y = 3x/4। अगर y = 3x/4 होगा
तो Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो इस लाइन को संतुष्ट करेगा ही करेगा। Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो उस पॉइंट की वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि वो इसी स्ट्रेट लाइन पर है। इसी स्ट्रेट लाइन पर इसलिए है क्योंकि उसको Z1 से 90 डिग्री का एंगल बनाना है। इस चीज़ को आपको समझिए। हम दो स्ट्रेट लाइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। अब इसके बाद आप सॉल्व कराइए, नॉर्मल तरीका है जो हम लोग पिछले मेथड में कर चुके हैं। इसके बाद आप सॉल्व करा के आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं। अब आपको हम एक मेथड नंबर 3 बताते हैं। ये हमारे सबसे दिल के करीब मेथड है, समझिए इसको, क्योंकि इसमें आपको एक हम नई चीज़ सिखाते हैं, बहुत गजब की चीज़ है जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं। उसका एप्लीकेशन, कि ऐसा एप्लीकेशन करेंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसा एप्लीकेशन भी हो सकता है क्या। आप लोग देखिएगा, इस मेथड को देखने के बाद आपको थोड़ा बहुत अच्छा फीलिंग आने वाला है कि बहुत गजब का मेथड होने वाला है। देखिए सिंपल सा तरीका, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए सिंपल सी, कि Z1 प्लस Z2 का जो मॉड्यूलस है, अगर ये Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस के बराबर है तो Z1 और Z2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। इतना अगर आपको पता है तो आप फर्दर मूव कर सकते हैं। तो जो हम ये जानते हैं क्या, एंगल जो है, एंगल बिटवीन Z1 एंड Z2 क्या है, 90 डिग्री। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत आपको होना नहीं चाहिए। Z1 और Z2 के बीच एंगल 90 डिग्री है। ये हम Z1 प्लस Z2 के मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 के मॉड्यूलस को देख के समझ सकते हैं। अब समझिए, अब दो केसेस बन सकते हैं, दोनों केसेस को हम आपको दिखाते हैं। मान लीजिए Z1 है, इससे 90 डिग्री पे ये है Z2, ये एंगल है 90 डिग्री, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप ऐसा रिप्रेजेंट करिए, या आप ऐसा भी रिप्रेजेंट करके समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये Z1 है, ये Z1 है और इससे 90 डिग्री पे Z2 है, ये 90 डिग्री का एंगल है। तो आप चाहे ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ऐसे रिप्रेजेंट करिए, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगता है, जो कि जस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया और वर्टिकल टाइप का दिख रहा है ना। तो लेकिन दोनों तरीके सही है। Z1 आप ऐसा रखिए, Z2 ऐसा रखिए, या आप इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, एक केस और हो सकता है, क्या, इसमें Z2 बाद में आ रहा है Z1 के, यानी कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, इससे 90 डिग्री के बाद में आपको Z2 मिल रहा है। देखिए वही केस यहाँ भी है कि Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पता है, आप 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो Z2 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन एक केस और भी हो सकता है, क्योंकि हमको स्पेसिफाइड नहीं है। हमको Z1 पता है कि 3 - 4 आयोटा सही है, Z1 3 - 4 आयोटा हमको पता, लेकिन Z2 क्या है, इसके बाद में आएगा कि पहले आएगा, हमको ये नहीं पता है। तो हमको दोनों केस कंसीडर करके चलना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे Z2 पहले आ गया, तो Z2 से 90 डिग्री Z1 आ जाए। ठीक है, Z2 से 90 डिग्री पर Z1 आ जाए, तो ये चीज़ हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। या आप इसको ऐसे देखिए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं रैंडमली। मान लीजिए कि Z2 है और ये Z1 है, इनके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों चीज़ें सेम ही है, ये भी दोनों चीज़ें सेम ही है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, अब दोनों चीज़ों को आप ध्यान से एक बार इमेजिन करिए कि Z1 से 90 डिग्री Z2 है, यहाँ पे Z2 से 90 डिग्री Z1 है। अब आपको समझना यहाँ पे है कि एक जो चीज़ हम लोग देख चुके हैं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, उससे फाई एंगल के बाद एंटी क्लॉकवाइज, फाई एंगल एंटी क्लॉकवाइज के बाद दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको आप कैसे लिखते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे समझिए, Z2 फाई एंगल के बाद आ रहा है, यानी 90 डिग्री के बाद आ रहा है, तो यानी कि Z2 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, ये किसके बराबर आएगा, Z1 अपॉन Z1 के मॉड्यूलस के ई की पावर आयोटा फाई यानी कि 90 डिग्री। जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा वो डायरेक्टली आंसर निकालेगा। देखिए खूबसूरत सा मेथड है, यहाँ पे देखिए एक बार, ये कॉन्सेप्ट है। अगर आपको Z कॉम्प्लेक्स नंबर पता है, Z1 लिखना है और Z से फाई एंगल के बाद Z1 आ रहा है, वही चीज़ की हम, तो Z1 अपॉन Z1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z अपॉन Z का मॉड्यूलस ई की पावर आउट ऑफ फाई। ये जो बाद में आ रहा है, फाई एंगल के बाद जो आ रहा है उसको हमको पहले लिखना है, Z1 अपॉन Z1 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z अपॉन Z का मॉड्यूलस ई की पावर आउट ऑफ फाई। तो वही चीज़ हम यहाँ पे यूज़ किए हैं, यानी Z2 अपॉन Z2 का मॉड्यूलस इज इक्वल टू Z1 अपॉन Z1 का मॉड्यूलस ई की पावर आउट 90 डिग्री। ये चीज़ आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से यहाँ भी है। अब हमको देखिए क्या पता है कि Z2 पहले आ रहा है, Z1 बाद में आ रहा है, तो Z1 बाद में आ रहा है, यानी Z2 से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज के बाद Z1 है। ठीक है, यानी कि Z1 अपॉन Z1 का मॉड्यूलस, ये किसके बराबर आएगा, Z2 अपॉन Z2 के मॉड्यूलस के।
ई की पावर आयोटा 90 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, इसको सॉल्व करा लीजिए, आपको Z2 की दोनों वैल्यूज़ मिल जाएंगी। देखिए Z2 का मॉडुलस क्या है 2, क्वेश्चन में ही दे रखा। Z1 हमको पता है पहले से ही, Z1 का मॉडुलस क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 आयोटा है, तो Z1 का मॉडुलस हो जाएगा 5। ये तो आपको आसानी से समझ में आना चाहिए। ई की पावर आयोटा 90 यानी cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, यही तो है। ई की पावर आयोटा 90 मतलब cos 90 प्लस आयोटा साइन 90, cos 90 हो जाएगा 0 और आयोटा साइन 90 यानी कि आयोटा, तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप Z2 को क्या लिख सकते हैं 2/5 आयोटा Z1, कोई दिक्कत नहीं। अब Z1 की वैल्यू आपको पता है, यानी कि 2/5 आयोटा। Z1 की वैल्यू क्या पता है आपको 3 माइनस 4 आयोटा, कोई दिक्कत है। तो आप Z2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करा दीजिए सिंपल सा, तो क्या हो जाएगा 2/5 यानी कि 6/5 आयोटा और माइनस का 8 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है प्लस का माइनस का 1 होता है, यानी कि 8/5 प्लस आयोटा 6/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तरीका आप अपना सकते हैं। देखिए जो हम बोले थे कि 3 स्टेप में आएगा, तो वो एक्चुअल में 3 स्टेप में ही आ रहा है, बट थोड़ा सा हम इसको और बड़ा कर दिए सॉल्व करने में। देखिए जो ये स्टेप है, इसके बाद हम यहाँ पे 2 स्टेप बीच में और खींच दिए हैं और ये डायग्राम को 2 बार बना दिए हैं ना। एक्चुअल में जो ये ग्राफ है, ये डायग्राम है, वही डायग्राम दोनों सेम ही है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, कोई बिल्कुल सेम है। लेकिन फिर भी हम इसलिए बना दें कि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि आप Z1 को ऐसा समझने लगे कि एक्स एक्सिस पे आ रहा है, ऐसा नहीं है। Z1 कहीं भी हो सकता है और Z2 भी कहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन Z1 के बाद Z2 आएगा तो ये केस बन रहा है, अगर Z2 के बाद Z1 आएगा तो केस ये बनेगा। Z1/Z1 का मॉडुलस क्या है 5 है, Z2/Z2 का मॉडुलस क्या है 2 है। ई की पावर आयोटा 90 यानी कि ई की पावर आयोटा 90 से इसको डायरेक्टली आप लिख दीजिए आयोटा, ये तो आएगा cos ऑफ 90 प्लस आयोटा साइन 90। अब आपको लिखना क्या है Z2 लिखना है, यानी कि Z2 क्या हो जाएगा 2Z1/5 आयोटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सी बात है। जो आयोटा यहाँ पे था, हमको Z2 निकालना Z1 की टर्म में। अब Z2 है यानी कि 2/5 आयोटा या 2/5 आयोटा। Z1 की जगह पे क्या लिख देंगे आप 3 माइनस 4 आयोटा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तो Z2 आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो माइनस का 8/5 प्लस का 6/5 अपॉन आयोटा, यानी कि माइनस का आयोटा 6/5। ठीक है, तो आपको दोनों आंसर यहाँ से मिल गए, एक आंसर ये मिल गया, एक दूसरा आंसर ये मिल गया। तो ये मेथड आपको समझ में आया कि नहीं। पहला मेथड बहुत ही आसान सा था, आप सिंपल एक्स प्लस आयोटा पुट किए। दूसरे मेथड में आप स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट यूज किए हैं, स्लोप का कॉन्सेप्ट। तीसरे मेथड में आप किए हैं कि Z1 और Z2 के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो हम एज्यूम कर लेना कि मान लीजिए Z1 पहले आया तो उसके बाद Z2 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलने पर, फिर हम ये कॉन्सेप्ट यूज किए। और ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसका यूज करके हम आगे के जो टॉपिक समझने वाले हैं ना, केवल इसी पे ही डिपेंडेंट है वो टॉपिक। जहाँ पे हम लोकस की बात करेंगे तो लोकस के टॉपिक्स में इनका बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाला है आपको, ठीक है। अदरवाइज आप समझ नहीं पाएंगे उस कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अभी के लिए आप समझिए ये कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत गजब का कॉन्सेप्ट है। उसका यूज करके हम आंसर निकाले कि नहीं निकाले, ठीक है। दोनों आंसर हमको यहाँ पर निकल गए। ये आपको एक गुड कॉन्सेप्ट लगना चाहिए, आप इस पर स्टार लगा के इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इस क्लास को भी एंड करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को हम नोट कर देते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को एक बार, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड इसी के जैसा एक क्वेश्चन हम लोग पहले देख चुके हैं। उसमें क्या था, Z1 का मॉडुलस और Z2 का मॉडुलस और Z3 का मॉडुलस, तीनों मॉडुलस सेम ही थे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लेंथ दे रखी है। Z1 का मॉडुलस 7 है, Z2 का मॉडुलस 8 है, Z3 का मॉडुलस 9 है और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 क्या दिख रहा है 0 दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है आर्ग्यूमेंट है Z1/Z2। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप सिंपल फॉर्मूले में पुट करके तुरंत आंसर मिल जाएगा, या आप ग्राफिकल अप्रोच से भी जा सकते हैं ना। एट द एंड आपको सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। आप हम होमवर्क दे देते हैं, आप इसको सॉल्व करिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं, इसको आप होमवर्क दे दिए। हम हिंट इसलिए दे देते हैं, सिंपल सा समझिए। एक Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए Z1 है, ये Z2 ना। Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 दे रखा है आपका, तो Z1 प्लस Z2 क्या आएगा, इनके बीच में आएगा कहीं, Z1 प्लस Z2। और जो Z3 आएगा ये जस्ट अपोजिट में आएगा, क्योंकि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है और Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 के बराबर आएगा, तो Z3 को जस्ट अपोजिट में होना ही पड़ेगा। और Z1 और Z2 के बीच का जो एंगल है यही हमको निकालना है। मान लीजिए थीटा, ये थीटा आपको फाइंड आउट करना है। तो आप नॉर्मल प्रोसीजर से जाइए,
Z1 प्लस Z2 को माइनस Z3 रखिए, दोनों साइड मॉडुलस ले लीजिए और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, इसको हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, इसको आप सॉल्व करिएगा। होमवर्क ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूले में आपको पुट करना है बस। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे करते हैं। आज हम लोग क्या किए, दो क्वेश्चन को सॉल्व किए, बहुत डिटेल में डिस्कशन करके 2 मेथड 3 मेथड से, जिससे आपको कुछ नई नई चीज़ें सीखने को मिले, क्योंकि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, नई चीज़ सीखना। किसी क्वेश्चन का आंसर ले आना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आंसर ले आना, उससे रिलेटेड हमको कई सारे कॉन्सेप्ट अगर सीखने को मिल रहे हैं तो वो क्वेश्चन बेस्ट है अपने लिए। उससे बेहतरीन क्वेश्चन कुछ हो ही नहीं सकता अगर हमको 3-4 कॉन्सेप्ट एक साथ में सिखा रहा है। तो इसलिए हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं जिससे आपको नई नई चीज़ें सिखा पाएँ। ठीक है, तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भेजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना चाहते हैं। तो प्लेलिस्ट से स्टार्ट करें, फर्स्ट लेक्चर से आखिरी लेक्चर तक देखें, उनको बहुत गजब का कमांड हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि क्वेश्चन का कोई कमी नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व कराएंगे। आप लोग अपनी तरफ से प्रैक्टिस बुकलेट लेके उससे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन का कोई कमी नहीं होने वाला है। और हम लोग कॉन्सेप्ट में भी कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, एक एक सिंगल कॉन्सेप्ट मेंस के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के हिसाब से आपका तैयारी परफेक्ट होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका एकदम गजब का कमांड हो जाएगा। ठीक है, इस क्लास को हम लोग यहीं पिंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।